Hello dear friends, welcome to Padai Se Dosti YouTube channel. So today we are going to discuss about very interesting topic that is chapter number 8 police organizations from your defense studies workbook of standard 9. So we all are aware about different police organization which are working in our country, but today we are going to see in-depth analysis of all different police organizations. So you might have heard about different police rankings, there are different operations, okay, or so different functions of police department you might be aware about. So let's see over here how this police organization helps us to maintain the internal security of our nation. Okay, so this internal security is also very important parameter of our national security. If we don't have internally stabilized society, then we can't able to assure proper national security of our country. So let's start our today's session. So there are various police forces to maintain internal security, law and order within the nation. तो हमारे देश के अंदर अलग अलग जगह पे लॉ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम या जो आंतरिक सुरक्षा है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? पुलिस ऑर्गेनाइजेशन करती है। उनके अलग अलग टाइप के पुलिस फोर्सेस होते हैं, वो ये काम करते हैं। while each state of republic of india has its own police, there are additional police resources with the state and central government which can be employed during the time of emergency, natural calamity, or for assisting the administration during events such as different festival, different elections at state level, at central level. Okay, so all these police forces that we are going to discuss over here today. ओके, तो हमारे देश में हमारे जो भी रेगुलर स्टेट पुलिस फोर्स है उसके अलावा भी कुछ ऐसे पुलिस फोर्स है, ऐसे पुलिस रिसोर्सेस है जिसे हम रिजर्व रखते हैं एट अ स्टेट लेवल एंड एट अ सेंट्रल लेवल। ओके, तो ये जो पुलिस फोर्सेस होते हैं ये हम इमरजेंसी के दौरान उनको काम में लाते हैं। जैसे कि नेचुरल कलामिटी हो, कोई नैसर्गिक आपदा आती है तो ये रिजर्व पुलिस फोर्स हमें हेल्प करती है, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, जैसे कि इलेक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स लगती है, आपको पता होगा। कोई बड़ा फेस्टिवल है, गणेश फेस्टिवल है, दीपावली है, दशहरा है, कुंभ मेला है, या और बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल के दौरान ज़्यादा पुलिस फोर्स हमें तैनात करनी पड़ती है। ओके, तो ऐसे फेस्टिवल के दौरान भी ये रिजर्व पुलिस फोर्स काम करती है। तो ऐसी पहली फोर्स है जिसका नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हम सीआरपीएफ के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का लोगो है यहाँ पे। ओके, सो सीआरपीएफ यूपीएससी के अंडर इसके भी कुछ वैकेंसीज होती है, वो फिल की जाती है। अगर फ्यूचर में आप लोग भी सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हो तो आपको ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। ओके, हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और सारे, तो इनके बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपका एक नेशनल डिफेंस स्टडीज़ का ये जो बुक है 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आपको ये अच्छे से करना है। ओके, सो चलो देखते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में। सो सीआरपीएफ फंक्शंस डायरेक्टली अंडर एमएचए। इसका क्या मतलब होता है एमएचए का? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, सो इट केम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 27th ऑफ जुलाई 1939। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में थे, प्री इंडिपेंडेंस इरा, स्वातंत्र प्राप्ति के पहले से ही ये फोर्स अस्तित्व में है। इट इज़ अ लार्जेस्ट अमंग द सेंट्रल armed police forces. So there are different central armed police force like this CRPF is there, railway police force is there, ITBP is there, BSF is there, but this one is the very oldest and largest police force. Okay, not oldest but the largest police force among the different central police forces. Okay, so the force is headed by directorate general. Okay, director general. It has done yeoman service to the nation. What do you mean by yeoman service? It is a loyal service to the nation. एक हम बोलते हैं ना लॉयल्टी होती है किसी सर्विस की, किसी डिपार्टमेंट की। जैसे इंडियन आर्मी, इट इज़ लॉयल टू आर कंट्री, इट लॉयल टू आर नेशनल सिक्योरिटी। वैसे ही ये जो सीआरपीएफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत लॉयल फोर्स है। जहाँ पर भी गवर्नमेंट खतरे में आती है या कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं तो उसको रोकने का काम ये सीआरपीएफ करती है।
So it has a 240 battalions including 6 women battalions also. So the CRPF is deployed among the length and breadth of the nation in various roles. Okay, तो 240 battalions है इस पर्टिकुलर पुलिस फोर्स के, उसमें से 6 जो है वो वुमेन बटालियन है जिसमें महिलाएं काम करती है, और ये जो अलग अलग बटालियन है देश के अलग अलग कोने में तैनात है, अलग अलग रोल वो परफॉर्म करती है। तो देखते हैं क्या रोल है सीआरपीएफ के। व्हेन नेसेसरी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्टोरिंग द सिचुएशन। तो देश के किसी भी कोने में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बद से बदतर होती जाती है या हाथ से वो चली जाती है, वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद होने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको असिस्ट करना टू मेंटेन स्टेबिलिटी, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन, तो ये काम करती है सीआरपीएफ। रिलीफ एंड रेस्क्यू ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज, तो जो भी नैसर्गिक आपदाएं आती है तो उस दौरान रिलीफ और रेस्क्यू करने का काम करती है, लोगों को बचाने का काम ये फोर्स करती है। कंडक्ट एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड सेपरेटिस्ट एलिमेंट, जो भी नक्सलबारी मूवमेंट होती है, देखो वहां पे हम आर्मी कभी नहीं भेजते, वहां पे ये सीआरपीएफ भेजते हैं। सीआरपीएफ के जवान और वो स्टेट के लोकल पुलिस दोनों मिलके वो जो भी नक्सलबारी है, जो भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट उस एरिया में काम करते हैं, उनके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं। ड्यूरिंग वॉर असिस्ट द आर्म फोर्सेस, जब युद्ध छेड़ दिया जाता है किसी और देश के साथ, बाह्य शक्तियां कुछ हमारे देश के ऊपर आक्रमण करती है, जो वॉर की स्थिति होती है, तब जो हमारी आर्म फोर्सेस होते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, उनको असिस्ट करने का काम सीआरपीएफ पुलिस फोर्स करती है। ओके, उसके बाद आती है दूसरी फोर्स, उसका नाम है स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसे ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये वैसे ये स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है। यहाँ पे आप लोगो देख सकते हो स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का, ये महाराष्ट्र शासन का लोगो है क्योंकि ये महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स का है इसलिए। ओके, सो जस्ट लाइक टू सीआरपीएफ एट द स्टेट government level, there are SRPF battalions comprising of personnel from within their own state। तो महाराष्ट्र का ये जो SRPF है, तो महाराष्ट्र के जो पुलिस पर्सोनल है वो उसमें एम्प्लॉय किए जाते हैं। SRPF हेडेड बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, डीआईजी, डीआईजी एक जो पोस्ट होती है पुलिस में, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ये उसको हेड करते एसआरपीएफ को। द एसआरपीएफ इज अ रिजर्व फोर्स एट अ डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट द लोकल पुलिस इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो जो भी लोकल पुलिस होते हैं, किसी गांव में कोई आपदा आती है या वहाँ पे कोई दंगे फसाद होते हैं, तो लोकली उन लोगों को असिस्ट करने के लिए, उनको मदद पहुंचाने के लिए एसआरपीएफ काम करती है। दिस बटालियंस आर concentrated in the camp within the state, whether where they undergo special training during the war they are given rare protection duties। ओके, तो ये अलग अलग कैंप में स्टेशन होती है फोर्सेस, उनका ट्रेनिंग वगैरह चलता रहता है, और वॉर का जब समय आता है तो ये रेयर प्रोटेक्शन ड्यूटीज निभाती है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो हमारे जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ है या जो भी आर्मी कैंप्स है, आर्मी के कोई अलग अलग फैसिलिटीज़ है, तो आर्मी पीस समय जब पीस टाइम होता है तो उनको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब आर्मी हमारे नेशनल बॉर्डर को गार्ड करती है वॉर के समय में, तब एसआरपीएफ बैक एंड का जो उनका प्रोटेक्शन का काम है वो करती है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड ओवर हियर दैट ड्यूरिंग द वॉर दे आर गिवन द रेयर प्रोटेक्शन ड्यूटीज। ओके गाइस, उनका रोल देखो क्या है, एक्ट्स अगेंस्ट द एंटी सोशल एलिमेंट, जो भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम ये एसआरपीएफ करती है। असिस्ट द लोकल पुलिस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ये सारे पुलिस का, आर्मी का, सबका ये काम होता है, जब भी उनकी जरूरत पड़ती है या जब भी उनका काम पड़ता है, तो उनको बुलाने पर उनको जो भी काम बोले वो उनको करना होता है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ओके, कंडक्ट एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड सेपरेटिस्ट एलिमेंट। ओके, सो ये दो चार लाइनें आपको सभी पुलिस फोर्स के बारे में कॉमन मिलेंगी। ओके, उसके बाद है होमगार्ड। तो आपने बहुत बार देखा होगा होमगार्ड के लोगों को, वो हाफ पैंट में रहते, वाइट शर्ट और ग्रे कलर की उनकी पैंट रहती है, ऊपर ब्लू कलर की कैप रहती है। ओके, तो ये होमगार्ड के लोग होते हैं। So, Home Guard is an organization established in 1948 under the Ministry of Home Affairs. It is spread across all state and union territories. Okay, just after independence it is established in 1948. Okay, तो ये भी Ministry of Home Affairs के अंडर ही आती है और पूरे states में और union territories में ये organization फैली हुई है। Its primary objective is to assist the administration and society in the times of emergency and whenever called upon to do so। तो ये सबका common function है। It is a manned
by volunteer from local area of their deployment. The volunteers, including men and women, are from all sections of society, so they work for home guard in their spare time, thus giving it a diverse capacity or capability. Okay, so ये जो होमगार्ड होते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे जैसे सिविल लोग होते हैं उनको इस होमगार्ड में एज अ वॉलंटियर लिया जाता है। ये जो लोग होते हैं उनके स्पेयर टाइम में एज अ होमगार्ड काम करते हैं, तो दे आर नॉट अ फुल टाइम पुलिस पर्सनल, दे आर द पार्ट टाइम पुलिस पर्सनल। तो उसमें मेन भी होते हैं, वुमेन भी होती है। ओके, और जब भी उनकी जरूरत होती है तो उनको बुलाया जाता है। ओके, जैसे कि कोई फेस्टिवल है बड़ा सा, तो उसमें पार्किंग की व्यवस्था करनी है, या जो भी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना है, या कोई बाढ़ वगैरह आती है तो रिहेबिलिटेशन वर्क में कुछ मदद चाहिए, तो उस समय में इन होमगार्ड के लोगों को एक्शन में लिया जाता है। ओके, तो उनको कॉल किया जाता है। तो समाज के अलग अलग लोगों में से ये लोग आते हैं, तो उसके वजह से उनकी डाइवर्स कैपेबिलिटी होती है। मतलब कोई इंजीनियर होता है, कोई सोशल रिफॉर्मर होता है, कोई डॉक्टर होता है, और कोई अलग अलग प्रोफेशनल के लोग होते हैं। इसलिए इनकी जो कैपेबिलिटी है वर्क करने की, इनकी जो एक डाइवर्सिफाइड जो एरिया है पूरा, वो बहुत बड़ा होता है। होमगार्ड इज divided into two types, that is rural and urban home guard. Okay, so the home guard functioning as per the home guard act, होमगार्ड एक्ट एक बनाया गया था, उसके अनुसार ये रूरल और अर्बन होमगार्ड काम करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड एट द स्टेट लेवल बाय कमांडेंट जनरल होमगार्ड। ओके, ये कमांडेंट जनरल होमगार्ड नाम का एक ऑफिसर होता है, वो स्टेट लेवल पे होमगार्ड को एक लीड करता है। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन रीजनल बेसिस डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल। होमगार्ड वॉलेंटियर्स अंडरगो एन इनिशियल orientation training camp ranging from 10 to 42 days. They are also undergo a weekly drill and an annual refresher camp of 8 days. Okay, तो इनका एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है, 10 से 42 दिनों तक ये चलता है। और वीकली उनका एक छोटा सा ड्रिल होता है, परेड वगैरह उनसे करवाई जाती है संडे सैटरडे को, या कभी भी वीक में से एक कोई डे होता है तो वो ये ड्रिल करते हैं परफॉर्म। और एक एनुअल रिफ्रेशर कैंप होता है 8 दिनों का, तो ये होमगार्ड उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है टू कंट्रोल ऑल दिस एक्शंस रिलेटेड टू दिस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो बरकरार रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ओके, ट्रैफिक कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, कायदा सुव्यवस्था को बरकरार बनाए रखना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये काम करते हैं ये होमगार्ड। असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम होती है तो उनमें सरकार की मदद करने का काम करते हैं। असिस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इलेक्शन एंड लार्ज पब्लिक इवेंट्स इन मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो जो भी ऐसे इलेक्शन के काम होते हैं या फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग पब्लिक इवेंट होते हैं, तो उनमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम ये फोर्स करती है। प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल कलामिटीज, राइट्स एंड टेररिस्ट वायलेंस। जो भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी, दहशतवादी हमले होते हैं, या जो भी कोई दंगे फसाद होते हैं, या नेचुरल कोई आपदा आती है, तो उस दौरान रिलीफ प्रोवाइड करने का काम ये लोग करते हैं। हेल्प टू मेंटेन द कम्युनल हार्मनी एंड गुड ऑर्डर। कम्युनल हार्मनी मतलब क्या, पूरा समाज एक दूसरे के साथ पूरे बंधुभाव से रहे, उसे कम्युनल हार्मनी बोलते हैं। कोई भी जाति भेद, धर्म भेद ना हो, तो वो बात जो होती है उसे कम्युनल हार्मनी बोला जाता है। तो ऐसे कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने का काम भी होमगार्ड के लोग करते हैं। ओके, लोगों को अवेयर करते हैं। उसके बाद होता है ये सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस क्या होता है, जब भी कोई वॉर छिड़ी जाती है तो एयर स्ट्राइक होता है। देखो, शत्रु के बॉम्बर्स, शत्रु के प्लेन्स आते हैं और किसी बड़े शहर पे बॉम्ब गिरा देते हैं। तो उस समय में जो देखो वॉर चलता है तो ब्लैकआउट करना पड़ता है बड़े बड़े सिटीज़ को। मतलब क्या, जो भी पब्लिक प्लेसेस पे लाइटिंग होती है वो पूरी ऑफ कर दी जाती है। रोड पे जो लाइट्स होते हैं वो ऑफ कर दिए जाते हैं। जो भी बड़े बड़े मॉल होते हैं या जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, पूरी ब्लैक आउट कर दिया जाता है, पूरे लाइट ऑफ कर दिए जाते हैं। और जो भी घर में लाइट होते हैं तो वो भी घर के पूरे पर्दे वगैरह दरवाजे बंद करके, अंदर आपको लाइट जलानी तो जलाओ, लेकिन उसकी रोशनी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो इसकी खबरदारी लेना ये सिविल डिफेंस के अंडर आता है। ओके, सो द सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इज वन विच इज एम्ड एट सेविंग लाइफ, minimizing damage to the property and maintaining continuity of essential services and industrial production in the event of hostile air strike. ओके, तो ऐसे जो hostile air strike होते हैं तब ये अलग अलग काम परफॉर्म करने का काम सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसमें कौन कौन से काम शामिल है, तो देखो, जो भी लाइफ है लोगों की उसको सेव करना, मेंटेनिंग द डैमेज टू द प्रॉपर्टी
ओके, जो भी हमारी प्रॉपर्टी उसको कम से कम डैमेज पहुंचे, तो इस तरीके से कुछ प्लान करना। मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी इन इसेंशियल सर्विसेज, जो भी सपोज सब्जियां है या दूध है या जो भी मेडिसिन है या इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, तो इनको बरकरार करने का काम, ऐसे हॉस्टाइल कंडीशन में ये सेवाएं चालू रखने का काम, उसको प्रोटेक्शन देने का काम सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो भी चालू रखने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन संभालती है जब एयर एयर स्ट्राइक होता है या एयर अटैक होता है, ओके, ड्यूरिंग डिफरेंट वॉर्स, ओके। In a large country such as India, while civil defense is planned at a national level, it is responsibility of each state government to organize civil defense within its respective state. देखो, इंडिया जैसे बड़े देश में ये सिविल डिफेंस का काम सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको भी ये काम करना अनिवार्य होता है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस इज द हेड एट द नेशनल लेवल, वाइल डायरेक्टर सिविल डिफेंस हेडिंग द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे पूरे नेशन को हेड करते, ओके। और जो डायरेक्टर ऑफ डिफेंस होते ये स्टेट लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते। तो ये लोगो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिविल डिफेंस का सर्वभूत हिते रता, इनका ये स्लोगन है, ओके। उसके बाद the civil defense organization is divided into three levels: national level, state level, and district level. While there is a permanent core staff, rest comprise the volunteers from the spread of special skills set, that is retired defense personnel like post and telecom sector personnel, medical वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, इंजीनियर्स एंड सोशल वर्कर एक्सेट्रा। तो देखो, ये जो सिविल डिफेंस होती है उसमें पूरे फुल टाइम लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया जाता, क्योंकि उनके ऊपर उनका पेमेंट वगैरह ये पूरा खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को वो सस्टेन भी होना चाहिए ना, तो इसलिए बहुत कम स्टाफ होता है इनका। लेकिन जब भी ऐसे वॉर के दौरान कुछ कलामिटी वगैरह आती है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो वॉलंटियर होती है तो उनको हायर करती है, ओके। तो ये वॉलंटियर कौन होते हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन होते हैं। देखो, रिटायर्ड डिफेंस पर्सन, उनका एक पूरा काम करने का उनका एक जज्बा होता है, जब भी वो रिटायर होते हैं फिर भी उनके अंदर वो जज्बा रहता है सोसाइटी के लिए काम करने का, या कोई और उनको मतलब सर्विस करने का मौका मिलता है तो वो खुशी में उसमें शामिल होते हैं, ओके। देश की सेवा के लिए वो रिटायर आर्मी पर्सनल सदा तत्पर रहते हैं, ओके। उसके बाद जो भी पोस्ट और टेलीकॉम सेक्टर में लोग काम करते हैं, पोस्टमैन है या कोई भी सर्कल ऑफिसर वगैरह होते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर, पोस्ट सेक्टर में काम करते हैं, तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है उसको बरकरार रखने का काम ये लोग करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज है। ये लोग कुछ मैनेजमेंट का भी काम देखे या किसी को ऑर्डर देने का या कोऑर्डिनेट करने का काम भी करे, तो भी ऐसे हॉस्टाइल कंडीशन में ये बहुत मददगार साबित होते हैं, इसलिए इनको हायर किया जाता है इन वॉलंटियर को। कोई मेडिकल या हेल्थ वर्कर है, इंजीनियर है, सोशल वर्कर है, तो इनको ये सिविल डिफेंस फोर्स में लिया जाता है। तो इनका रोल क्या है, देखो, द एम ऑफ सिविल डिफेंस इज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम एयर अटैक अकॉर्डिंगली इट्स रोल आर डिफाइंड एज फॉलोज। तो एयर अटैक के दौरान ये सारी चीजें ये परफॉर्म करते हैं। डिफ्यूज एनिमीज डायरेक्टेड बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव, सपोज एनिमी ने कुछ बॉम्ब्स या एक्सप्लोजिव कहीं पे बिछाए रखे और उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे डिफ्यूज करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल, तो अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल को मेंटेन करने का काम भी ये लोग करते हैं, जैसे कि टीवी का पूरा प्रक्षेपण हो, न्यूज़ चैनल्स का ऑपरेशन हो या न्यूज़पेपर हो, जो भी रेडियो वगैरह, इनका पूरा कामकाज जो है या हमारी मोबाइल सर्विस है उसको बरकरार रखने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। एनफोर्स ब्लैकआउट इन सिटीज, ये ब्लैकआउट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। असिस्ट दोज इंजर्ड इन द एनिमी अटैक, ऐसे जो भी लोग हैं या जो भी हमारे जवान है, पुलिस फोर्स है, एनिमी के अटैक में इंजर्ड होते हैं उनको मदद करने का काम भी ये लोग करते हैं। फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू, कहीं पे आग लग जाती है या कोई रेस्क्यू करने का काम होता है तो ये लोग करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी ये लोग करते हैं ड्यूरिंग एयर स्ट्राइक बाय डिफरेंट एनिमी कंट्रीज, ओके। देन एस्टेब्लिश वॉरफेयर सेंटर्स, ओके। सो वॉरफेयर सेंटर मतलब क्या होते हैं, जो भी हमारा वॉर चलता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, अलग अलग टास्क परफॉर्म करने के लिए ये सेंटर खड़े किए जाते हैं, तो उसे वॉरफेयर सेंटर बोला जाता है। या उसमें कोई स्ट्रैटेजी वगैरह भी डिसाइड होती है, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है, किस तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेव किया जा सकता है, उसकी हानि कम से कम हो, इसके लिए जो भी
वॉरफेयर सेंटर्स होते हैं उसको इस्टेब्लिश करने का काम भी ये सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अलग अलग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, देखते हैं क्या एक्टिविटी है। आपको एक पुलिस पर्सन का इंटरव्यू लेना है, उसमें आपको उसका नाम पूछना है, उसका डेजिग्नेशन पूछना है, कितने साल से वो सर्विस कर रहे हैं वो आपको जानना है, कहाँ पे सर्विस कर रहे हैं वो भी जानना है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में जो भी ओहदा है उनका, जो भी उनकी रैंक है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए कौन से एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। उनके सर्विस के दौरान उनके कुछ मेमोरेबल, कुछ अविस्मरणीय अगर उनकी कोई यादें हैं तो उसके बारे में आपको उनको पूछ सकते हो। या हमारे जो यूथ है उनके लिए उनका क्या एडवाइस होगा। ओके, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से वो एडवाइस देते हैं यूथ को, जो कि बहुत मोटिवेशनल साबित होता है। ओके, तो इस तरीके से आप उनका एक इंटरव्यू ले सकते हो। उसके बाद एक सेकंड एक्टिविटी यहाँ पे दी है, विजिट अ पुलिस स्टेशन इन योर विसिनिटी एंड इंक्वायर अबाउट इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। राइट डाउन व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग दिस विजिट। तो आप कुछ छोटे मोटे ग्रुप करके पुलिस स्टेशन में विजिट कर सकते हो। वहाँ पे जो भी वो उनके पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं उनको मिलके उनके साथ बातचीत कर सकते हो। उनका पूरा पुलिस स्टेशन का काम कैसा चलता है, कहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, किस तरीके से वो एफआईआर दर्ज किया करते हैं, किस तरीके से उनके अलग अलग डिपार्टमेंट साइबर क्राइम को कैसे हैंडल करते हैं। कोई चोरी चकाटी होती है या कोई भी छोटे मोटे ऐसे क्राइम रिलेटेड सीन खड़े होते हैं तो उसमें वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान सकते हो। आपके शब्दों में आपको उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरे एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस किया, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, उनके अलग-अलग फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, उनका कंट्रोल किसके पास होता है, वो कब काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस की है। फिर भी आपकी कोई शंका है, आप पूछ सकते हो। ये वीडियो पसंद आता है तो डेफ़िनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।